हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवनी कलम के सिपाही, इसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस जीवनी में जो पहला महत्वपूर्ण अंश है वो है, जब तक संपत्ति मानव समाज के संगठन का आधार है, संसार में अंतर्राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। राष्ट्रों की, भाई बहन की, स्त्री पुरुष की लड़ाई का कारण यही संपत्ति है। जितनी मूर्खता और अज्ञानता है, उसका मूल रहस्य भी यही विष की गांठ है। जब तक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, तब तक मानव का उद्धार नहीं हो सकता। मजदूरों के काम का समय घटाइए, बेकारों को गुजारा दीजिए, जमींदारों और पूंजीपतियों के अधिकारों को घटाइए, मजदूरों और किसानों के स्वत्वों को बढ़ाइए, सिक्के का मूल्य घटाइए। इस तरह के चाहे जितने सुधार आप करें, लेकिन यह जीर्ण दीवार इस तरह के टिप-टाप से नहीं खड़ी रह सकती। इसे नए सिरे से गिरकर उठाना होगा। इस अंश के प्रसंग की बात करें तो यह गद्यांश अमृत रॉय द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही से लिया गया है। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए एक लेख राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का हवाला देते हुए लेखक उनके पूंजी, संपत्ति, धन के आधार पर वर्ग भेद के दोषों का वर्णन करता है। इसकी व्याख्या देखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी का बोलबाला होता है। भूमि, उत्पाद के साधनों, देश के धन दौलत पर केवल कुछ लोगों का स्वामित्व होता है। जिनके पास धन संपत्ति है वह स्वामी हैं और शेष देशवासी उनके गुलाम चाकर। धन की बदौलत वह अभावग्रस्तों को, जनसामान्य का शोषण करते हैं। उन्हें समाजवादी शब्दावली में सर्वहारा कहा जाता है, क्योंकि पूंजीपति इनका सब कुछ लूट लेते हैं। जब तक सामाजिक संगठन का आधार धन संपत्ति रहेगा, तब तक समाज में आर्थिक विषमता रहेगी। तब तक उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिकार रहेगा, ऊंच नीच का भाव रहेगा। तब तक अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए बाध्य करते रहेंगे। अतः यदि मानव जाति का उद्धार करना है, विश्व में सुख शांति चैन का वातावरण लाना है, तो धन लिप्सा का त्याग करना होगा। कुछ लोग समझते हैं कि आर्थिक नीतियों में, अर्थव्यवस्था में छोटे मोटे परिवर्तन करके, थोड़े से सुधार लाकर गाड़ी को पटरी पर लाया जा सकता है। वह सुझाव देते हैं कि संविधान में, कानूनों में कुछ परिवर्तन करो। जमींदारों, उद्योगपतियों की सत्ता, उनके अधिकार, उनकी मनमानी, शोषण वृत्ति कम करने के लिए उपाय करो। जीवन में अधिक सुविधा लाओ ताकि वह चैन की सांस ले सके। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो
ताकि वह भूखे न मर सके। मजदूरों और किसानों के अधिकार बढ़ाइए। लेखक का मत है कि इन छुटपुट सुधारों से सर्वहारा वर्ग की स्थिति तो अवश्य सुधरेगी, पर पूरी तरह उनका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। जिस प्रकार जर्जर दीवार टिप-टॉप से सुदृढ़ नहीं बन सकती, उसे तो पूरी तरह गिराकर नई दीवार बनाने से ही मकान सुरक्षित रह सकता है। उसी प्रकार यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़कर उसके स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनानी होगी, जिसमें वर्ग वैषम्य होगा। संपत्ति का संपूर्ण राष्ट्र पर अधिकार होगा। उत्पादन के साधनों, भूमि, मिलों, कारखानों, खनिज पदार्थों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, प्रेमचंद के विचारों में मार्क्सवादी प्रभाव झलकता है। दूसरा, भाषा में रवानगी और प्रवाह है। और तीसरा, वक्ता के रूप में उद्घाटन है। इस जीवनी का दूसरा अंश देखें। संपत्ति ने मनुष्य को कृतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, आत्मिक और दैहिक शक्ति केवल संपत्ति के संचय में बीत जाती है। मरते दम तक भी हमें यही हसरत रहती है कि हाय, इस संपत्ति के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। हम विद्वान बनते हैं संपत्ति के लिए। घी में आलू मिलाकर हम क्यों बेचते हैं? दूध में पानी क्यों मिलाते हैं? भांति भांति के वैज्ञानिक हिंसा यंत्र क्यों बनाते हैं? वेश्याएं क्यों बनती है और डाके क्यों पड़ते हैं? इसका एकमात्र कारण संपत्ति व्यक्तिवाद का अंत ना होगा। संसार को शांति ना मिलेगी। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह गद्यांश अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही से लिया गया है। इस अंश में प्रेमचंद के लेख राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का हवाला देते हुए लेखक पूंजीवादी व्यवस्था में दोष बताता है। इस अंश की व्याख्या देखें। धन, पूंजी, संपत्ति से धनवान व्यक्ति गरीब, विपन्न, दीन को खरीदकर उन्हें गुलाम बना लेता है। जमींदार किसानों को, मिल मालिक मजदूरों को अपना दास ही समझते हैं। दासों की तरह उनके साथ अन्याय और क्रूरता का व्यवहार करते हैं। गरीबों की गरीबी एवं असहाय स्थिति से लाभ उठाकर यह पूंजीपति उन्हें अपना बंधुआ मजदूर बना देते हैं। लक्ष्मी के दास बने अधिकांश लोगों का जीवन धन इकट्ठा करने में बीतता है। 99 के फेर में पड़कर वह भी संतुष्ट नहीं होते। उनकी सारी शक्तियां शारीरिक, मानसिक, आत्मिक केवल एक काम के करने में लग जाती हैं, और यह काम है धन संचय करना। उनका लालच सुरसा राक्षसी के मुंह की तरह है। सारी उम्र पैसा कमाने और जोड़ने के बाद जब वह कुबेर, करोड़पति हो जाते हैं और मृत्यु को अपने निकट आते देखते हैं, तब भी उनकी चिंता का कारण यह धन संपत्ति ही होता है। व्यापारी काला बाजारी, तस्करी, बेईमानी, चीज़ों में मिलावट करके लोगों की जिंदगी से खेलते हैं,
केवल धन के लिए। अधिकारीगण रिश्वत लेकर न्याय का गला घोटते हैं केवल धन के लिए। इसी प्रकार समाज में हो रहे भारी अन्याय, अनीति, दुराचार की जड़ है धन। स्त्रियां कोठों पर बैठकर अपने तन और यौवन को बेचती है धन के लिए। कोई घी में आलू मिलाकर बेचता है, कोई दूध में पानी मिलाकर मुनाफा कमाता है। वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं, किसके लिए? केवल धन के लिए। लेखक का मत है कि आणविक शक्ति का प्रयोग शांति कार्यों के लिए कम किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए कम हुआ है, एटम बम बनाने के लिए अधिक, ताकि अपनी सामरिक शक्ति के बल पर कमजोर देशों पर धौंस जमा सके, दादागिरी कर सके, उन्हें आतंकित करके उनका आर्थिक शोषण कर सके, उनके बाजारों में अपना गला सड़ा फालतू माल औने पौने दामों में बेचकर धनवान बन सके। जो लूटपाट का काम डाका डालकर करते हैं, वही काम ये शक्तिशाली राष्ट्र कर रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि डाकू रात के अंधेरे में लुक छिप कर करते हैं और यह शक्तिशाली देश सीना तानकर गर्दन ऊंची करके दिन दहाड़े करता है। अतः यदि अन्याय, अनीति, अत्याचार से बचना है, विश्व में सुख शांति लानी है, तो उसका एकमात्र उपाय है पूंजी के आधार पर सामाजिक संगठनों को समाप्त करना और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव है। दूसरा, वक्तृत्व शैली। इसमें प्रश्नात्मक वाक्यों के प्रयोग से वक्तव्य प्रभावी बन गया है। तीसरा, भाषा प्रभावमयी है। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।